हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। तो आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये आपको देख ही रहा होगा 850 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी और बहुत सारे एसएससी, एमटीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो लूसेंट सामान्य ज्ञान से ये सारा क्वेश्चन होगा, और ये जो सारा क्वेश्चन है ये एनटीपीसी, रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप तो जानते ही होंगे ये बार बार रिपीट मोड में क्वेश्चन आते रहते हैं एसएससी और रेलवे में। तो आइए देखते हैं, ये 50-50 सेट का पार्ट करके होगा। तो आइए देखते हैं आज कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 850 प्लस तक चलेगा। तो आप देखते रहें और सारे एग्ज़ाम का तैयारी करते रहें। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। ये जो क्वेश्चन देख रहे होंगे ये लूसेंट का क्वेश्चन ही है, जो कि सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आप देख ही रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका ही है। मतलब हमारा शरीर पूरी तरह कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आइए 2 नंबर देखते हैं। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत है? तो कौन सा कथन, ये जो ऑप्शन है बहुत लंबा हो जाएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती नहीं। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं रहती, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। आइए तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? यह कौन सा पदार्थ है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। यानी कि पादप क्लोरोप्लास्ट का क्या करेंगे, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोप्लास्ट का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। जीवित अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव। उसमें क्या कहा है, जैसे कि एक ये कोशिका है, इसके ये भाग को जिससे कोशिका घिराता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, और बीच वाले भाग को कोशिका केंद्र यानी केंद्रक कहते हैं। और इसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसको जीव द्रव कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः क्या क्या भरा रहता है देखते हैं। कोशिका द्रव यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? कोशिकाओं में अधिकतर 80% से ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। जल है यानी पानी होता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? कौन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? तो आरबीसी में, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा गया है। तो आइए इसको क्या होता है, इसका आंसर लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो निम्नलिखित 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य में कोशिका झिल्ली होती है। अर्धपरागम्य में कोशिका झिल्ली होती है। तो ये एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं? कोशिका का पावर प्लांट, यानी यहाँ से पावर प्लांट में क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है। तो एनर्जी कहाँ से जनरेट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ये इसको हिंदी में ऊर्जा घर भी कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत, यानी शक्ति स्रोत मतलब जिस यहाँ से कोशिका को पावर मिलता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो आइए 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 11 नंबर। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया था? अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में नहीं पाया था? तो ये लाल रक्त यानी आरबीसी है, लाल रक्त कोशिका। और लाल रक्त कोशिका में केंद्रिका भी नहीं होता, ये भी इससे पहले क्वेश्चन मिल चुका है। 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक। कोशिका कहाँ से नियंत्रित होता है? तो केंद्रक से होता है।
13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म, ये देखिए आरआरबी 2006 और 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका है। आप ये कमेंट करके बताएंगे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो 14 नंबर देखते हैं, डीएनए का संबंध किस अति मूल प्रोटीन से है? उसे क्या कहते हैं? डीएनए का मूल संबंध क्या किससे होता है? हिस्टोन से। हिस्टोन से मूल प्रोटीन हिस्टोन से मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए किस में होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। हरित इस समय डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। तो आगे देखते हैं 16 नंबर, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो ये इसका नाइट्रोजनी धारक, डीऑक्सीराइबो शर्करा और फॉस्फेट समूह। 17 नंबर देखते हैं, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के अनुरूप कार्यों में से क्या में एक कार्य है? कौन सा कार्य है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका? तो ये विषैले पदार्थ का निवर्सीकरण करते हैं, मतलब विषैले पदार्थ को ये पचाते हैं। ये एनडीए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? डीएनए में रहता है लेकिन आरएनए में नहीं रहता। तो वह क्या है? थायमिन। अब यह थायमिन किस विटामिन का नाम है? थायमिन विटामिन बी का। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन। ठीक है, ये आरएनए में नहीं रहता है, सिर्फ डीएनए में रहता है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। 19 आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स किस में होते हैं? इसका ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम्स किस में होते हैं? आरएनए में होते हैं राइबोसोम्स। 21 नंबर देखते हैं, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या चीज़ में? गुणसूत्र में जीन पाया जाता है। मनुष्य के कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 2 जोड़े होते हैं 23, 22 जोड़े अलग और एक 23वां जो होता है, जिससे एक्स और एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है और एक्स वाई मिलता है तो लड़का होता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए एक द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो द्विझिरी या द्विकुंडलिनी संरचना का मतलब खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। 23 नंबर देखते हैं, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को हाफ मिक्सचर, यानी डीएनए को, यानी कि मान के लिए ये डीएनए है, इसको हाफ कर दिया तो हाफ मिक्सचर। डीएनए को अलग यानी तोड़ के कौन क्या बना दिया? हाफ मिक्सचर। हाफ मिक्सचर नाम याद रखना आसान हो जाएगा, हाफ मिक्सचर। 24 नंबर देखते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैपंड बंधे होते हैं। स्टेपंड बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं 2 स्टेपंड? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड अब तो पता ही होगा, 4 प्रकार के बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड यानी हिंदी में देते हैं वैद्युत सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध और उप सहसंयोजक बंध। ये 4 प्रकार के बंध होते हैं जो यौगिक इससे बंधे होते हैं। तो आइए 25 नंबर देखते हैं, डीएनए के एक तंतुगच्छ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। ये प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। 26 नंबर देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था?
डीएनए को मतलब सब संश्लेषण मतलब सबसे पहले इसका बारे में जानकारी किससे हुआ था? खुराना को। मतलब ये भारतीय साइंटिस्ट है। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? जैसे कि डीएनए अगर कोई बच्चा खो जाता है उसकी जांच के लिए ये इसके माता पिता हैं या नहीं है तो उसका डीएनए टेस्ट होता है। तो अगर कोई चोरी भी करता है तो उसके लिए भी डीएनए टेस्ट, और बलात्कारी अगर बलात्कार करके या कोई किसी बच्चियों का रेप हो जाता है तो उससे डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये दोषी है या नहीं है, यानी कि इसमें से उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। आइए तो आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षणों में जीव कोशिकाओं में तो ये डीएनए, किसी का डीएनए टेस्ट होता है। ये आनुवांशिक लक्षण मतलब पैतृक लक्षणों को बताता है कि ये इसके माता पिता का क्या लक्षण होगा, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? ये है मतलब अगर 29 नंबर क्वेश्चन का ये है कि अगर एक्स एक्स वाई मिलेगा तो मतलब लड़का होगा, और एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की होगा, यानी गर्ल्स होगी, और इसके लिए बॉयज़ होगा। तो आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक होता है? ये तो अभी मनुष्य का कौन सा क्रोमोसोम, यानी बॉयज़ में, यानी कि बॉयज़ में ही एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। तो गर्ल्स में सिर्फ एक्स और एक्स मिलता है। तो बॉयज़ का क्रोमोसोम वाई आके अगर एक्स के साथ मिलता है तो क्या होता है? बॉयज़ होता है। और इसका अगर एक्स आके एक्स के साथ मिलेगा तो गर्ल्स ही होगा। ठीक है। तो 31 नंबर देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के सेल विभाजन का? अगर चोट लग जाए तो उसकी मरम्मत के लिए तो केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए 32 में देखते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? मध्यावस्था से, मतलब उसके बीच वाले अवस्था से पता चलता है कि उसका गुणसूत्र कितना होगा और क्या होगा। ठीक है। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषताएं नहीं होती? मतलब विषाणु यानी वायरस का कौन सा विशेषता नहीं है? उसमें कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती। कोशिका भित्ति की मौजूदगी विषाणु में यानी वायरस में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। विषाणुओं में होता है। विषाणुओं में क्या होता है? या तो आरएनए होता है या तो डीएनए, यानी या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ठीक है। 35 नंबर देखते हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? अधिकांश विषाणुओं में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है, यानी कि विषाणु में सिर्फ आरएनए होगा। दोहरे गुच्छ वाला यानी पौधे के विषाणु में आरएनए होगा। ठीक है। 36 नंबर देखते हैं। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? विषाणुओं के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा? ये तो पौधा करता है ना। प्रकाश संश्लेषण से पौधा करता है, अपना भोजन बनाने का कार्य प्रकाश संश्लेषण से पौधा करता है, विषाणु नहीं करता है ना। 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? कौन सी वायरस की सर्वप्रथम खोज हुई थी? TMV, यानी TM और V, ये वायरस का खोज सबसे पहले हुआ था। 38 नंबर देखते हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। मतलब एड्स किस विषाणु के कारण होता है? रिट्रोवायरस के कारण एड्स होता है। जैसे मलेरिया मादा एनोफिलीज के कारण होता है, तो उसी तरह एड्स रिट्रोवायरस के कारण होता है। 39 नंबर। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण फुट और माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग, ये सब विषाणु के कारण होता है।
40 नंबर देखते हैं इबोला क्या है। इबोला एक वायरस है। इबोला वायरस नाम तो सुने ही होंगे, कोरोना वायरस, इबोला वायरस। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप ये बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान का पार्ट 1 सेशन चल रहा है 50 क्वेश्चनों का, और आगे भी चलता रहेगा, तो आप लाभ उठा पाएंगे। तो चैनल को शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है। दूध से दही जमने का क्या कारण है। दूध से दही जमने के लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही जमता है, क्योंकि अगर ये वायरस उसमें नहीं रहेगा तो दही नहीं जम पाएगा। यानी वायरस हानिकारक भी होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। 42 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण मतलब राइजोबियम जो है दलहनी पौधे के जड़ में होता है। पौधे के जड़ में होता है, जो मतलब क्या नाइट्रोजन को स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को मतलब कैप्चर करेगा, मतलब बरकरार रखता है। 43 नंबर देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ में होता है। ये अक्सर दाल वाला दलहन पौधे के जड़ में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण वाला जीवाणु पाया जाता है। 44 नंबर देखते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कैसा होता है। वह सहजीवी होता है। ठीक है, सहजीवी, परजीवी, ये सब मतलब दूसरों पर जो परजीवी मतलब दूसरे पर जो आश्रित रहे, पर मतलब दूसरा कोई उस पर आश्रित रहे, सहजीवी मतलब जिसके दूसरे में रहकर उससे अपना जीवन मतलब भोजन प्राप्त करे। 45 में देखते हैं अनुवांशिकी हेर फेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्तों से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा जीवाणु तेल में बिखरे रहता है उसको तो निवारण करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है वह उपयोग किया जाता है। 46 में देखते हैं प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य परिसंचरण में मदद करता है। क्या मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना, मतलब अगर खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या करता है, अगर उसमें जीव है तो उसकी अभिक्रिया मतलब प्रजनन दर को कम करके रखता है, बढ़ने ही नहीं देता। अगर 5 जीवाणु है तो 5 ही रहेगा वो। 47 नंबर देखते हैं अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। ये अवायवीय मतलब बिना वायु की उपस्थिति में जीवाणु के अपघटन को किण्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वीकरण। 48 में देखते हैं जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है। छत्रक मतलब छत्रक मतलब छत्ते के आकृति वाला, जैसे जैसे कि ये आकृति वाला छत्ते के आकृति वाला छत्रक को ये कवक का होता है। मतलब ये गोबर छत्ता जैसा होता है ना, वो छत्रक के आकृति वो कवक का होता है। ठीक है। 49 नंबर सामान्य खाद्य छत्रक यानी मशरूम क्या होता है। कसकर कसा ठसाठस भरे कवक जाल, मतलब वो पूरा कसा ठसाठस कवक जाल होता है। मशरूम छत्ते का आकृति का होता है। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि CDS 2014 में पूछा गया है। CDS 2014 में पूछा गया है। तो ये ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण हो। अगर हमें कोई भी पूड़ी और बनाते हैं तो उसमें आटा जब गूंथते हैं तो उसमें पाउडर सोडा मिला देते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निमोचन हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसके बीच में भुरभुरी जैसा हो जाता है, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाता है, जिसके कारण वो फूलने में उसको मदद करता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़बरदस्त करें, ताकि से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अनेक वीडियो बना पाऊँगा। सो धन्यवाद।